Welcome to the 7th session of Basic Calculus. And in this particular session, we will be continuing with, integration that we started in the last session. In the last session, integration में we spoke about, definite integration, indefinite integration. We also studied some basic formulas as well. यहाँ पर, in this session, the starting topic that I'm giving you is the significance of integral constant. आपने देखा होगा जब मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा था तो वहां पर मैं हमेशा एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा रहा था. फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं करूंगा इस तरह से, लेट्स से इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स dx, तो मैंने इसको लिखा था cos माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. So the question that should come to your mind कि सर ये इंटीग्रल कांस्टेंट की क्या जरूरत है, why are you even including it, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो अब हम जानने जा रहे हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि वो इंटीग्रल कांस्टेंट कट जाता है जब आप लिमिट लगाते हैं लोअर से अपर, तो अपने आप को इंटीग्रल कांस्टेंट कट जाता है. वेयर इज इन केस ऑफ इनडेफिनेट वो इंटीग्रल कांस्टेंट को मेंशन करना जरूरी होता है. बट व्हाई, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मैं शुरू करना चाहता हूं एक एक्सप्रेशन के साथ विच इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. ये मुझे दे रखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. द फर्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल डिफरेंशिएट दिस. तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं. सो द फर्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशन जो मैं इसके साथ करना चाह रहा हूं, द फर्स्ट ऑपरेशन दैट आई एम परफॉर्मिंग विद दिस इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन करते हैं इसका. सो आई हैव dy by dx is equal to d by dx of x cube plus 2, which certainly turns out to be 3x square because 2 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0, which I will finally write it as 3x square. सो डेरिवेटिव लेने के बाद, पहला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे मिलता है वैल्यू 3x स्क्वायर. अब यहां से तो मुझे डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू मिल गई, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, दे आर एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ ईच अदर. ये चीज हमने पढ़ रखी हुई है. एक बार देखते हैं क्या ऑपरेशन को उल्टा करने से, यानी डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन करने से, क्या हम वापस उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था. राइट, डेरिवेटिव लेकर के यहां पहुंचे, क्या इंटीग्रेशन करके वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ये मुझे जानना है. तो अब मैं सेकेंड ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करने जा रहा हूं. एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज, सेकेंड ऑपरेशन हमारा होगा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन करते हैं. कौन सा एक्सप्रेशन, मैंने पहले डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेकर के मैं यहां पर पहुंचा. अब मैं इंटीग्रेट करूं तो वापस पहुंच जाऊं. कहने का मतलब ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर इज आई हैव y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो यहां पहुंचता हूं. इसका मतलब क्या होगा, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा. राइट, डेरिवेटिव से अगर मैं आगे बढ़ा तो इंटीग्रेशन से वापस आ जाऊंगा, बिकॉज दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दे विल कैंसल आउट ईच अदर एंड आई शुड एंड अप गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. दिस इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश. कैसा होगा कि नहीं होगा, डेरिवेटिव लिया, यहां पर पहुंच गया, इसी को मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं. बट इंटीग्रेट करने के लिए इसको थोड़ा सा घुमाकर लिखूंगा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग dy by dx is equal to 3x square, I will write dy is equal to 3x square dx. इस dx को मैं यहां पर लेके चला गया मैंने. सो dy is equal to 3x square dx. बढ़िया, चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं. इसको हम इंटीग्रेट करते हैं अभी. Therefore, इंटीग्रेशन dy is equal to इंटीग्रेशन 3x square dx. अब इंटीग्रेशन dy तो मुझे y दे देगा, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx मेरे पास बचेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx मुझे दे देगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन विल बी x क्यूब अपॉन 3. बिकॉज x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1.
देन इन दैट केस 3 और 3 कैंसिल हो गया और मुझे मिला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। डेरिवेटिव लिया, एक्सप्रेशन क्या था? क्या एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था या एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 था? द एक्सप्रेशन वाज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो डेरिवेटिव लेकर के मैं यहां पर पहुंचा, बट इंटीग्रेशन लेकर के मैं वापस नहीं आ पा रहा हूं, बिकॉज ये 2 जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं रिटेन नहीं कर पा रहा, रिवाइव नहीं कर पा रहा, वापस उस 2 टर्मिनोलॉजी को मैं ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। तो हुआ क्या? इस डेरिवेटिव करने के दौरान, यहां पर ध्यान से देखना, इसको फिर से लिखते हैं एक बार। जब मैंने डेरिवेटिव किया, सो टेक्निकली मैंने किया होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ द वैल्यू 2। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो आई नोट दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, एंड द मोमेंट डेरिवेटिव 0 हो गया, यहां पर द कांस्टेंट वाज लॉस्ट। आपका कांस्टेंट खत्म हो गया, द कांस्टेंट वाज लॉस्ट, और वो लॉस्ट कांस्टेंट को वापस इंटीग्रेट करके मैं ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, यानी कि मैं ऐसे जाकर जब वापस आ रहा हूं तो सेम एक्सप्रेशन ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। मिसिंग क्या है? द टर्म कांस्टेंट। यानी यदि मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से लिखना चाहूंगा तो वो जो मिसिंग कांस्टेंट है मुझे उसे लिखना पड़ेगा, एंड हेंस we always write plus c, which is called as integral constant. This particular integral constant, ये integral constant का purpose क्या है? This integral constant is basically written to compensate the loss of constant during differentiation। जब आपने डिफरेंशिएशन किया था और अपना कांस्टेंट जो लूज कर गए थे, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको वहां पर इंटीग्रल कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये हुआ आपका सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट। यहां से पता चलता है दैट व्हाई डू यू नीड एन इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट्स द एक्सप्लेनेशन। नोट इट। नाउ विल बी सॉल्विंग कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन। Here I have listed 4 of them, but question शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट लिखाना चाहता हूं, तो इसे नोट कर लो आप। The note says इंटीग्रेशन dx को अब क्या लिखेंगे? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इंटीग्रेशन dx की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये d को कट कर देता है, तो आप इसको बड़े जल्दबाजी में आप इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स, बट लेट मी टेल यू, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने गलत कर दिया है, बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जब भी आपके सामने आएगा, जब आपको लिखना होगा, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको लिखना होगा इंटीग्रेशन dx, तो आप लिखेंगे इसे x प्लस c, क्योंकि इसको मैंने इनडेफिनिट फॉर्मेट में लिखा, ये इनडेफिनिट, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। यदि मैं इसको ऐसे लिखता इंटीग्रेशन dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, तो ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, और जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो इसे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन dx। डेफिनेट को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया? इनडेफिनेट सॉल्व करो, लिमिट लगा दो। इनडेफिनेट सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा, इसमें आप लिमिट लगा दो। लिमिट कहां से कहां है आपका? x इनिशियल से x फाइनल, which can be written as x final minus x initial, which can be written as डेल्टा x। यानी कि आप अक्सर देखेंगे कि अगर आप x प्लस c ना लिखना चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा x, अगर आपको x इनिशियल और x फाइनल पता है तो। डेल्टा x लिखेंगे तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डेल्टा में x फाइनल माइनस x इनिशियल में वो कांस्टेंट का टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगा, राइट? सो व्हाट आई वांट इज यू शुड पॉज द वीडियो एंड टेक दिस नोट, एंड वंस यू हैव डन दैट, स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीस क्वेश्चंस। I'll take it off. In that case, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नहीं सॉल्व किया है, पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और उसके बाद आकर के सोल्यूशन देखो, ठीक है? चलिए मैं सॉल्व करता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट एंड इट सेज इंटीग्रेशन माइनस
2/t³ dt। सबसे पहली चीज, इंटीग्रेशन करते वक्त आपको देखना होगा कि आप एक ही तरह के वेरिएबल में डील कर रहे हैं। यहां t है तो यहां पर भी t है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे यहां पर और क्या है, ये जो आपका -2 है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, तो आप -2 को बाहर निकाल दीजिए। देन यू विल हैव -2 इंटीग्रेशन 1/t³ dt। इसको फिर से रीअरेंज करिए, सो -2 इंटीग्रेशन t³ इंटू dt। इस तरीके से कुछ आपके पास आ गया है। अभी तक हमने कांस्टेंट नहीं डाला है। कांस्टेंट जो इंटीग्रल कांस्टेंट आता है, उस क्वेश्चन वो पर्टिकुलर इंटीग्रल कांस्टेंट पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, फाइनल आंसर लिखने के बाद ऐड करते हैं, अभी नहीं ऐड करेंगे। जब इंटीग्रेशन आप सक्सेसफुली खत्म कर देंगे तब आप अपने इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड करेंगे। सो इन दिस केस यहां तक मैं पहुंच गया हूं। ये किस फॉर्मूला से कनेक्ट होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्मूला से कनेक्ट होता है। इंटीग्रेशन x⁴n dx was x⁴n+1 upon n+1. The only condition was n should not be equal to -1, and in this case n is not equal to -1 but n is equal to -3। तो आपका -2 ऐसे ही रहा और ये बन गया आपका t⁻³ +1 upon -3+1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -3+1 -2 हो जाएगा, वो इस -2 से कट जाएगा। सो आपका आंसर आएगा t⁻²। अब आप कांस्टेंट ऐड कर दो क्योंकि आपने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। सो द आंसर इज 1/t² प्लस द कांस्टेंट c। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेसिक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हमने किया। पॉज करो, नोट करो और फिर ये वाला अटेम्प्ट करो और इसमें दिमाग लगाओ। वो कौन सा डेरिवेटिव में बड़ा ही अमेजिंग सा रूल था जो इस तरह के प्रॉब्लम को एड्रेस कराता था, क्या उसी तरह का रूल मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूं? एक बार सोचना उसके बारे में और फिर आप इसको एड्रेस करो। सो पॉज द वीडियो एंड एड्रेस दिस इंटीग्रेशन ax + b द होल रेज़ टू n dx। बढ़िया, मुझे लगता है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। नहीं किया है तो पॉज करो, जाकर के अटेम्प्ट करो, और अगर कर लिया है तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। इसे रब कर रहा हूं मैं। Okay, let me take up the question. The question is integration ax + b the whole raised to n dx। सबसे पहली चीज आपको पहचानना होगा कि इसमें क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है। जो d के साथ जुड़ी हुई चीज होती है वो वेरिएबल का रोल प्ले करेगी। यहां पर d के साथ आपका x है, तो इस केस में आपका x जो है वो वेरिएबल है। अगर x आपका वेरिएबल है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट a एंड b आर नथिंग बट कांस्टेंट्स। a और b जो है वो कांस्टेंट का रोल प्ले करेंगे यदि आपका x वेरिएबल है तो। बढ़िया, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। When I look at this particular question, integration ax + b the whole raised to n dx, आपको याद होगा हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था चेन रूल, और चेन रूल को अप्लाई करने का तरीका मैंने बोला था कि सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन को देखो और आउटर मोस्ट फंक्शन को देखने के बाद उसका रेलेवेंट फॉर्मूला लिखो। इस एक्सप्रेशन में सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन ये है विच इज अ पावर, और पावर का आपको फॉर्मूला लिखना होगा इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन में पावर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x⁻n dx is equal to x⁻n+1 upon n+1। बढ़िया। However, वो फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब जो टर्म d के साथ एसोसिएटेड है n के अंदर का टर्म उसके साथ मेल खाए, एग्जैक्टली सेम हो, तब जाकर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये है कि d के साथ जो टर्म है वो हाईएस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन उसको हटाने के बाद जो बचा कुचा टर्म है, आउटर मोस्ट फंक्शन को हटाने के बाद जो बचा कुचा टर्म है वो डी वाले के साथ मैच होना चाहिए। आउटर मोस्ट फंक्शन को हटाने के बाद जो बचा कुचा टर्म है वो डी वाले के साथ मैच नहीं होता। सो व्हाट यू सी इज, यू सी दैट देयर इज अ मिसमैच। मैच नहीं हो रहा। चेन रूल क्या बोलता है? नहीं हो रहा तो मैच करवाओ, तो करवा देते हैं मैच। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, इंटीग्रेशन देखते जाओ, समझ जाओगे। ax + b
द होल रेज टू एन, नहीं मैच हो रहा ना तो मैच करवाओ, डी ए एक्स प्लस बी, जबरदस्ती लाया। अगर मैंने इसको न्यूमरेटर में लाया तो मैं इसको डिनोमिनेटर में भी लाऊंगा, तो मैं डिनोमिनेटर में भी लेकर आ जाता हूं, डी ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैंसिल हो गया, फर्क नहीं पड़ा, और जो बचा कुचा था उसको आपने डीएक्स ऐसे लिख दिया। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको लिखना आ चुका है। अब इस एक्सप्रेशन को हम बांटेंगे, कैसे बांटेंगे समझना। मैं इसको ऐसे बांटूंगा, ध्यान से देखना, मैं इस टर्म को अलग करूंगा और ये बच्चे कुछ टर्म को अलग कर दूंगा। तो अब ये कैसा दिखेगा, अब ये दिखेगा इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी द होल रेज टू एन डी ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये आपके सामने टर्म आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें मैं एक माइनर मैनिपुलेशन करूंगा, ये उठा करके नीचे ले आऊंगा, इसको उठा करके मैं नीचे ला सकता हूं, तो यहां पर 1 आ जाएगा और ये मैं नीचे लेकर आ गया एज dx। वही चीज हुई ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर घूम के बन जाता है न्यूमरेटर, तो इस dx को मैं यहां पर ले आया। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर अब दो कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, ये बन चुका है मेरा इंटीग्रल पार्ट और ये बन चुका है मेरा डिफरेंशियल पार्ट। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, तो दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है आपको, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, सो व्हाट यू कैन डू इज, मैं जरा हट जा रहा हूं, आप पॉज करेंगे, इतना सब कुछ लिख लेंगे, फिलहाल के लिए पॉज करो, लिख लो, मैं इसको रब करने वाला हूं, इसको भी रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। चलिए, हमारे दो टर्म थे, ये इंटीग्रल वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो लेट मी सॉल्व द इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। ओके, इंटीग्रल पार्ट विच इज इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी द होल रेज टू एन डी ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये इंटीग्रल वाला पार्ट है। ए एक्स प्लस बी को अपने मन में इमेजिन कर लो p, तो आपको लगेगा इंटीग्रेशन p रेज टू n dp, और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और आप लिख देंगे p रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ध्यान रहे यहां पर कांस्टेंट मत लिखना, क्योंकि मैंने आपको हमेशा समझाया कांस्टेंट हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद ऐड होता है। अभी तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला, ये तो प्रॉब्लम के अंदर का छोटा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन तो यहां निकलेगा, तो हम यहां पर कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। ठीक, अब जो p की वैल्यू मैंने इमेजिन किया, तो उस p की वैल्यू को वापस ले आओ, तो उस p की वैल्यू को हम वापस ले आते हैं, और जब उस p की वैल्यू को मैं वापस ले आऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बन जा रहा है a x प्लस बी द होल रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यस, इंटीग्रल पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए डिफरेंशियल पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अगर डिफरेंशियल पार्ट देखूं मैं इसका, तो वो कैसा है, डिफरेंशियल पार्ट था मेरे पास d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा इसका आंसर सिर्फ a निकल कर आएगा। बहुत बढ़िया, अब जब सब कुछ सॉल्व कर ही लिया तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फाइनली इस आंसर को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, यहां पर मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। इंटीग्रल पार्ट कितना है, a x प्लस बी द होल रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन नीचे क्या था, डिफरेंशियल पार्ट कितना निकल कर आया, a। प्रॉब्लम कर दी है हमने सॉल्व। अब सिंस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो आप चाहो बिंदास लिखो, इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड कर दो। लॉजिक समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा रिवाइंड करो, 3 बार देखो, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं हट जा रहा हूं यहां से, इसको आप कॉपी करो, ब्यूटीफुल। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कॉपी कर लिया, बिकॉज मैं अब इसको रब करने जा रहा हूं। ओके, चलिए
पॉज करो वीडियो, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखना। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। माय क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स। चेन रूल, आउटर मोस्ट फंक्शन को देख करके फॉर्मूला लिख दो। आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है हमारा? कॉस। इसको देख करके फॉर्मूला लिख दो। सो द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। हाँ ऑब्वियसली सी आएगा, लेकिन वो एंड में देखेंगे। लेकिन ये मैं किस कारण से कर पाया कि आउटर मोस्ट फंक्शन को छोड़ करके जो अंदर वाला टर्म है वो मेरे डी वाले टर्म के साथ मैच खाता है, तभी मैं ऐसा कर पाता हूं। क्या यहां पर ऐसा है? लेट्स चेक। आउटर मोस्ट फंक्शन को छोड़ करके जो अंदर वाला टर्म है वो मेरे इसको मैच नहीं खाता, और अगर मैच नहीं खाता तो हम क्या करवाएंगे? मैच करवाएंगे। और अगर मैच करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? तो बड़ी आसानी से लिख लोगे आप, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, नहीं मैच खा रहा ना, लाओ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, नीचे फिर लाओ डी ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो बचा कुछ एंड में लिख दो टी एक्स। ये जबरदस्ती का ऐड किया था कि मैच खाए, सेपरेट करो। इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। बहुत बढ़िया। इंटीग्रल पार्ट, डेरिवेटिव पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, मन में ए एक्स प्लस बी को पी इमेजिन करो। सो इंटीग्रेशन कॉस पी डी पी विच इज साइन पी, और साइन ऑफ पी क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, सिर्फ ए बचा क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ बी 0 हो गया, एंड द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। ये सारी चीज आप फॉर्मूले की तरह याद करना बॉस। ये मैं टेक्निकली आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, मैं आपको कुछ स्पेशल नहीं लिखा रहा। ऑब्वियस सी बात है, x रेज टू n था, x प्लस बी रेज टू n फॉर्मूला ही बन गया ना, याद कर लेना। x प्लस बी रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a। इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ax प्लस b क्या होगा? साइन ऑफ ax प्लस b इनटू 1 अपॉन a, राइट? इस तरह से हम जाएंगे। पॉज करके ये कॉपी करो, और उसके साथ ही साथ ये वाला आखिरी सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। पॉज कर लो वीडियो, कॉपी भी कर लेना, इसको अटेम्प्ट भी कर लेना। बढ़िया, मुझे लगता है आपने कॉपी कर लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है, तो मैं अब इसको क्लीन करने जा रहा हूं, ठीक है? Now, I'm taking up the last question, which is integration e raised to ax plus b into dx। अगर किसी ने ऑलरेडी दिमाग चलाना शुरू कर दिया था तो बिना सॉल्व किए वो आंसर लिख सकता था, e raised to ax plus b the whole upon a। और मैं चाहता हूं कि मैं सॉल्व ना करूं, बिकॉज बहुत ऑब्वियस है बॉस। मुझे यकीन है कि आपने कर लिया है, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो डाउट सेशन में पूछ लेना, बट मुझे यकीन है कि आपने इसको डेफिनेटली कर लिया होगा। हाँ, सॉल्व कर लिया तो कांस्टेंट डालो, कांस्टेंट मत भूलो। इस तरीके से हमने बेसिक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन अगर आप टेक्निकली देखने जाओगे तो बहुत हायर ऑर्डर में जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक जा सका है, बट वो इंटीग्रेशन मैथ में है, वो इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं आता, राइट? फिजिक्स से बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ये हमने किया था इनडेफिनेट, अब हम करेंगे डेफिनेट। डिफरेंस क्या है? इनडेफिनेट नो लिमिट्स, डेफिनेट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो हमें बाद में अप्लाई करना होगा। कॉपी करो इसे। Before we start with definite integration, let me tell you the rules of integration। जिस तरह से हमारे पास derivatives में रूल थे, u plus minus v, constant rule, multiplicative factor, u multiplied by v, u divided by v, where u and v are different functions, right? तो इस तरह के रूल्स इंटीग्रेशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम जो लर्न करने वाले हैं वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट dx will definitely not be zero। इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट है, लेट्स से c, और ये कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, और आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन dx, राइट? उसके बाद आपको इंटीग्रेशन dx करना आता है। लेट्स से यू हैव गॉट इंटीग्रेशन k टाइम्स x की पावर n dx।
अगेन k यहां पर कांस्टेंट है, बट k सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, वो मल्टीप्लाई होकर के आया है, बट अगेन दिस कांस्टेंट इज गोइंग टू कम आउट एंड दिस विल बी रिटन एज k times integration x की power n dx, and you know how to deal with this. Similarly, you will have integration u plus minus v into dx, where u and v are different functions or two different functions of x. यहां पर वो properly distribute होगा जैसे वो होता है, and it will be written as integration u dx plus minus integration v dx, right? Integration u dx plus minus integration v dx. Now, जो इसके आगे के फॉर्मूले, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन u into v. नाउ ये सारे फॉर्मूले फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. ये चीज मैथ्स में आपके सामने आएगी. फॉर नीट स्टूडेंट्स यू डोंट इवन नीड इट. फॉर जेडब्ल्यू स्टूडेंट यू आर गोइंग टू स्टडी इन मैथ्स, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू टच अपॉन व्हिच इज समथिंग दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू लर्न इन फिजिक्स. तो इतने ही रूल्स आपको पता होने चाहिए. वीडियो को पॉज करो, इसे कॉपी करो, ठीक है? Now, based on these rules and based on all the formulas that we have studied, based on the chain rule that we have studied, now I'm going to tell you the final part of integration is to solve the questions of definite integration. For example, let's say एक question मैं आपके सामने put up करना चाह रहा हूं, which is integration x cube plus x plus 3 dx, and it has the limit from -1 to +1. इस तरीके से आपके सामने लिमिट है. इट हैज लिमिट फ्रॉम -1 to +1, राइट? सो आप इसको कैसे डील करेंगे? इनफैक्ट -1 से +2 ले लेते हैं, ये आपका लिमिट है. डेफिनेट इसलिए बोलूंगा बिकॉज इट हैज अ लोअर लिमिट एंड इट हैज अ अपर लिमिट. डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंडेड इंटीग्रेशन. इसका सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, सॉल्व इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट सॉल्व करो. इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस x प्लस 3 dx, और इनडेफिनेट सॉल्व करते हुए कांस्टेंट मत लगाओ, क्योंकि फायदा ही नहीं है ना. अपने को पता है डेफिनेट में कांस्टेंट वैसे ही उड़ जाएगा. सो इनडेफिनेट सॉल्व करते हुए कांस्टेंट मत लगाना. इनडेफिनेट सॉल्व करो, रूल लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx. सॉल्व कर लो, x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस यहां पर आपका आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहां पर आपका 3 बाहर हो जाएगा और x आ जाएगा. ये आपने इंडेफिनेट सॉल्व कर लिया है, कांस्टेंट मत लगाओ. सेकेंड स्टेप, द सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी अप्लाई लिमिट्स. इधर लिमिट्स अप्लाई करो. जो भी आपका आंसर आ गया उसमें लिमिट अप्लाई करो. सो आपका आंसर जो ये आया था इसमें लिमिट अप्लाई करो. सो वी हैव x की पावर 4/4 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x. लिमिट अप्लाई करो. कहां से कहां? -1 से लेकर के +2 तक. -1 से +2. मैं एक बार लिमिट फिर चेंज कर दे रहा हूं. ये माइनस मैं थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूं. चलो इसको 0 रखते हैं. द रीजन इज कि आंसर बड़ा सिंपल सा दिखेगा, तो तुम्हारे मन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा. यू शुड जस्ट नो हाउ टू अप्लाई लिमिट. तो क्या करते हैं हम लोग? अपने एक्सप्रेशन में सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे. कहां पर? x की जगह पर. तो x की जगह पर हमने +2 रखा. सो 2 की पावर 4/4 प्लस 2 की पावर 2/2 प्लस 3 into 2. बहुत बढ़िया. अब जो है लोअर लिमिट रखो, माइनस लोअर लिमिट रखो. क्या रखोगे? 0 की पावर 4/4 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0. सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 0. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है. यहां वैल्यू कितनी आ रही है? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. 16/4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 4/2 is 2 plus 3 2s is 6 minus we have got 0 and the answer turns out to be 12. यानी इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आपका 12 निकल कर आया. You need to understand the methodology, and the methodology says that in the first step you're supposed to do indefinite integration and not put a constant to it. In the second step you need to apply the limits to it, upper and lower. Put the value of upper minus, create a bracket, the value of lower. Do the subtraction, get the final answer. Note this down. These are some basic questions that I've put in front of you for definite integration.
कितने 4 सवाल है, पॉज करो, चारों सवाल सॉल्व कर सकते हो तो एक बार में कर लो, नहीं भी कर पा रहे हो वी कैन डू वन एट अ टाइम, बट आई विल इंसिस्ट यू, अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो, चारों सवाल एक बार में कर लेना। पॉज द वीडियो, कम बैक, सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, वी हैव गॉट इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 dt, लिमिट दे रखा है 0 से लेकर 1। मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, मैं इसको इंडेफिनेट करूंगा। इंडेफिनेट इज इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 dt, which is going to be t की पावर 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1, which is going to be t की पावर 5/2 upon 5/2, which is going to be t की पावर 5/2, और ये 5/2 उल्टा बन जाएगा, so it's going to be 2/5, right? और यहां लिख देता हूं इसको, यहां थोड़ा गंदा लग रहा है, so this can be written as 2/5 t की पावर 5/2। कर लिया, इंडेफिनेट कंप्लीट। अब लिमिट लगा दो, चलो लिमिट लगा देते हैं, इस पे लिमिट लगाते हैं, कहां से कहां है, 0 से 1। अब 0 से 1 है 2/5, देखो कांस्टेंट इस ब्रैकेट से बाहर आ सकता है, सो 2/5 t की पावर 5/2 0 से 1, सो 2/5 को बाहर ही रखो। एक बार 1 की पावर 5/2 करो माइनस 0 की पावर 5/2 करो, when you end up solving this you get the answer as 2/5। कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, अगला सवाल ट्राई कर लो, मैं इसको रब करने आ रहा हूं, ठीक है, कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। Okay, next question. We have got integration r से infinity gmm upon small r square dr। बोल रखा हुआ है g कैपिटल m स्मॉल m आर कॉन्स्टेंट्स। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ बोल रखा है कि ये तीन कांस्टेंट है, तो अच्छी बात है, सबसे पहले इंडेफिनिट करो। सो वी गॉट इंडेफिनिट g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर dr। कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, ये तीनों ही कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। वी विल हैव g कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन 1 अपॉन r square dr, which I can write it as r की पावर -2 dr, कॉमन सेंस। g m इसको इंटीग्रेट किया तो r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, राइट। सो ये आपका बन जाएगा -2 + 1, यानी कि r की पावर -1 होगा, और -2 + 1 इज -1, सो -g mm, r की पावर -1 में r नीचे आ गया। ये मैंने इंडेफिनिट सॉल्व कर लिया। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा। आई हैव गॉट -g mm अपॉन r एंड आई नीड टू पुट अ लिमिट टू दिस। द लिमिट इज कैपिटल R से इंफिनिटी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। आपका कांस्टेंट माइनस साइन के साथ ये है, क्योंकि माइनस मतलब -1 मल्टीप्लाई हुआ, -1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर आ गया। सो यू विल राइट -g कैपिटल M स्मॉल m। अब इसमें लिमिट लगाओ, सबसे पहले 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन r, एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। 1 अपॉन इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में यदि इंफिनिटी हो तो आंसर 0 हो जाता है। सो आपका बचा -g कैपिटल M स्मॉल m multiplied by -1 upon r, which turns out to be g mm upon r. That's the final answer in this case, right? तो प्लीज इसको कॉपी करिए, और कॉपी कर चुके हैं तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ। Let me take the third question. We have got integration mv dv from u to v. m बोल रखा है कांस्टेंट है, तो बस जो कांस्टेंट बोला उसे बाहर निकालो। ऑब्वियस बात है, इंडेफिनिट पहले करोगे, यू विल हैव इंडेफिनिट पहले करो mv dv। देखो इसमें
v वेरिएबल है क्योंकि d के साथ आया हुआ है, तो m कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। आई हैव गॉट m इंटीग्रेशन v dv, m इंटीग्रेशन v dv विल बी v स्क्वायर बाय 2, लिमिट अप्लाई करो, m v स्क्वायर बाय 2 पर लिमिट अप्लाई करो, कहां से कहां, u से v, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, m अपॉन 2 v पे लिमिट अप्लाई करो, कहां, v स्क्वायर पे, u से v, m by 2 v square minus u square, that's the final answer in this case. Copy this. Okay, मैं इसको रब करने वाला हूं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लास्ट क्वेश्चन which is this, क्या बोला है, इंटीग्रेशन cos of x dx 0 से लेकर पाई बाय 2, इंडेफिनिट करो cos of x dx sin of x, अब लिमिट अप्लाई कर दो, कहां, 0 से पाई बाय 2 sin of पाई बाय 2 माइनस sin of 0 which is 1 minus 0, the answer is 1. इस तरीके से आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बेसिक लेवल पे सीख लिया है। इंटीग्रेशन में ज्यादा एडवांस नहीं जाना है, बिकॉज इंटीग्रेशन में एडवांस मैथ्स में जाते हैं, फिजिक्स में अभी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रोसीड करते हैं। अभी पॉज करो, ये सब कॉपी करो, कंटिन्यू करेंगे। Now we have come to the final part of this particular chapter, basic calculus. That's the final part of integration as well, which is application of integration. इतनी इंटीग्रेशन की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अप्लाई होगा, तभी तो पढ़ रहे हैं। वैसे एप्लीकेशन तो बहुत है, बट हम सिर्फ 2 एप्लीकेशन पे इस समय फोकस करने वाले हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज एरिया अंडर कर्व, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, इसके जस्ट पहले बताया था, राइट? जब इंटीग्रेशन की शुरुआत ही मैंने आपको एरिया अंडर कर्व के थ्रू समझाया था। सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस बिकॉज ये हो चुका है। आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके बेसिस पे अगला चैप्टर शुरुआत होने वाला है, काइनेमैटिक्स, कि किस तरीके से काइनेमैटिक्स की शुरुआत होती है, काइनेमैटिकल इक्वेशंस आते हैं, वो फॉर्मूला बनकर आते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हर मोशन की शुरुआत कहीं ना कहीं फोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है, एंड हेंस द सेकंड एप्लीकेशन इज फोर्स टू काइनेमैटिक्स। किस तरीके से आप काइनेमैटिक्स लाएंगे? काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की मोशन को स्टडी करने के प्रोसेस को, उसमें जो इक्वेशंस आएंगे, जो एनालिसिस आएगा, दैट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स। एंड 10th तक आपने ये 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस पढ़े थे। S equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, v is equal to u plus at। 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस पढ़े थे। एक एक टर्म का मतलब क्या है? S डिस्प्लेसमेंट होता था, u इनिशियल वेलोसिटी होता था, v फाइनल वेलोसिटी होता था, t टाइम होता था, a एक्सेलरेशन होता था। बट पढ़ तो लिया 10th में हमने, फॉर्मूले को कहीं ना कहीं रट रटाए याद भी कर लिया, और वैल्यूज डाल डाल कर प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिए। कभी सोचा नहीं कि ये फॉर्मूले की इजाद कहां से हुई, कहां से ये फॉर्मूले डेवलप हुए, इसका रूट क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, और वो अब हम जानेंगे। ये फॉर्मूले जो है ये आता है इंटीग्रेशन से, डेरिवेटिव्स बेसिकली कैलकुलस से आता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है ये राइट वाला पार्ट नोट करो, क्योंकि मैं रब करूंगा और ये फॉर्मूले की डेरिवेशन में आपको समझाऊंगा। नोट इट डाउन, रब कर रहा हूं। यहां जो फॉर्मूले हम डेराइव करने वाले हैं, ये फॉर्मूले काइनेमैटिक्स चैप्टर में भी हम यूज करेंगे। मैं सबसे पहले थर्ड वाला डेराइव करना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे आसान है। सो आई विल बी डेराइविंग द थर्ड इक्वेशन, व्हिच इज v इज इक्वल टू u प्लस at। वैसे अगर 10th में आपने ध्यान दिया था तो ये फॉर्मूले तीनों एक शर्त पे लगाए जा सकते थे। वो शर्त ये थी कि आपका ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उसी कंडीशन में आप ये 3 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते। ये बेसिक फंडामेंटल था, और 10th की किताब में आपका एक्सेलरेशन ग्रेविटी होता था।
तो आप जहां जहां ए देख रहे हैं वहां पर या तो जी या तो माइनस जी, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग आपने वैल्यू डाली थी। जी कितना था? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, टेक्निकली 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो कांस्टेंट ही है, वो जमीन पे नहीं बदल रहा। तो बाय डिफॉल्ट आपने जब ये फॉर्मूले याद किए थे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये चीज बाय डिफॉल्ट जो है आपने कर लिया था। आपको शायद पता ना हो बट मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता हूं, ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल है व्हेन द एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और थर्ड फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, विच इज ओवर हियर। मैंने कहा था सब कुछ मैं फोर्स से शुरू करूंगा। यदि आप किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल में क्या डेवलप होता है? सोचो क्या डेवलप होता है उस पार्टिकल में? एक्सेलरेशन डेवलप होता है। आप किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो चलिए वी विल बी स्टार्टिंग विथ एक्सेलरेशन ए, और एक्सेलरेशन को काइनेमैटिकल टर्म्स में लिखा जाता है या फिर एक्सेलरेशन को डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाता था dv अपॉन dt, राइट? यहां से हमने शुरू किया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रीअरेंज करो तो हमें मिलेगा dv इज इक्वल टू a dt। बहुत बढ़िया, इंटीग्रल इक्वेशन बन गया है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। बहुत बढ़िया, लिमिट लगानी है, अभी तक मैंने नहीं लगाई है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, टाइम आपका लिखा जाएगा t इक्वल टू 0 से टाइम t तक, और यहां पर आपका वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी u, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी लिखना है ना, तो t इक्वल टू 0 पे आपका वेलोसिटी कितना था? u था। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा? v होगा। जब भी मैं आपसे कहता हूं u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ था, हमारे लिए मोशन कब स्टार्ट हुआ है? t इक्वल टू 0 पे। सो t इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कब है? जब मोशन खत्म होगा। हमारे हिसाब से मोशन कब खत्म हो रहा है? जब टाइम t था, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v। सो u is at t equal to 0, v is at t equal to t. What is t equal to t? The final time. t क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में फाइनल टाइम कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो मुझे t के टर्म्स में सॉल्व करना है। और अगर मैं t के टर्म्स में इसको सॉल्व कर लूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें मैं t की अलग 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 वैल्यू डालूंगा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आती है कंडीशन। देखो, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रल साइन के बाहर नहीं आ पाएगा। ये हमने पढ़ा है ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रल साइन के बाहर वही चीज आ सकती है जो कि कांस्टेंट हो। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो इंटीग्रल साइन के बाहर नहीं आ पाएगा। अच्छा, यहां पर वैसे वेरिएबल क्या है? मैंने आपको बताया था जो चीज t के साथ जो चीज इंटीग्रेशन में d के साथ जुड़ी होती है वो चीज वेरिएबल होती है। यहां पर इंटीग्रेशन में d के साथ t जुड़ा है, तो जो भी वेरिएबल है यहां पर वो t है। तो यदि a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, अगर a कांस्टेंट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। देन इन दैट केस मैं यहां पर एक अजम्पशन ले रहा हूं, assume that a is equal to constant। बहुत बढ़िया, यदि आपका a कांस्टेंट है तो आप बाहर निकालेंगे तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन dt, और आपका यहां पर आ जाएगा, यहां लिमिट लगेगी आपकी u से लेकर v तक, यहां लगेगी 0 से लेकर t तक, और यहां आप लिखेंगे इंटीग्रेशन dv का v हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे u से लेकर v तक, a यहां पर t हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर t तक। इसको जब आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपको दिखेगा v माइनस u, पहले v डाला फिर u डाला, इज इक्वल टू a हमने ऐसे ही रखा ब्रैकेट में, पहले t डाला फिर 0 डाला, सो t माइनस 0। जब आपने इस तरह से सॉल्व किया तो आपको मिला v माइनस u इज इक्वल टू at, जिससे आपको फॉर्मूला मिल गया v इज इक्वल टू u प्लस at। ब्यूटीफुल, आपने फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यू हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द अंडरलाइंग assumption? The underlying assumption is acceleration is constant। यहां पर एक नोट करने वाला बहुत प्यारा सा पॉइंट है, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये a बाहर ही नहीं आता।
यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यानी कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसके पहले मुझे रुक जाना होगा। इसके पहले कौन सा है? ये सिचुएशन। सो यहां पर एक और चीज हम लिखेंगे, दैट इज v equal to u plus at only when acceleration is constant, right? Only when acceleration is constant। और अगर acceleration constant नहीं है तो आपका फॉर्मूला होगा dv, लिमिट हटा दे रहा हूं बाद में लगा देना, is equal to integration a dt। ये कब लगाओगे? when acceleration is not constant, जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, जब आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, देन इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये बहुत बात की बात है, ये अभी से नोट करके रखिए, अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें इसे समझना होगा। सो प्लीज कॉपी दिस। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स का अगेन एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज S equal to UD plus half AD square। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, काइनेमैटिक्स में सब कुछ दोबारा पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, बस इस चैप्टर को खत्म करते करते अगले चैप्टर की एक झलक दे रहा हूं। S equal to UT plus half AD square हम डिराइव करेंगे। इसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी V is equal to U plus AT से। इसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी v is equal to u plus at से। यदि मैं v is equal to u plus at से शुरुआत कर रहा हूं तो मैंने मान लिया है, मेरा assumption that acceleration is constant, वरना मैं u is equal to v plus at, sorry v is equal to u plus at नहीं लिख पाता। यानी यहां पर acceleration is equal to constant, ये चीज by default है, ये चीज बाद में कोई assumption नहीं लिया जाएगा, ये तो by default है, वरना मैं ये लिख ही नहीं सकता। इंडिविजुअल टर्म समझते हैं। सी u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। v क्या है? v इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t। सो v एक टाइम t पर वेलोसिटी है, यानी मैं v को लिख सकता हूं, देयरफॉर v कैन बी रिटन एज dx upon dt। What is v? v is velocity, और हमें पता है ना velocity is rate of change of position। यहां पर मैंने पोजीशन को x मान लिया, यहां पर मैंने पोजीशन को x मान लिया। एक काम करते हैं, इसको x ना लेकर r भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे जितना ध्यान आ रहा है मैंने शुरुआत में r बताया था पोजीशन, तो ठीक है। इसको हम लिखते हैं dr by dt। वेलोसिटी ना, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, देन इन दैट केस dr by dt लिख दिया। यहां पर r क्या है? r जान लो, r यहां पर बेसिकली पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। सो दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बहुत बढ़िया, इसको उठा करके इसमें डाल दो। यू हैव dr by dt इज इक्वल टू u प्लस at। अब इस dt को दोनों तरफ, इस dt को राइट में ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां डिवाइड है तो यहां मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर यू विल हैव dr इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हमारे पास आ चुका है इक्वेशन dr इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, सब तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। t इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, t इक्वल टू 0 लोअर लिमिट। जब t बराबर 0 था, जब t बराबर 0 था तो पोजीशन आपका क्या था? r इनिशियल। ri क्या होगा? इनिशियल पोजीशन। यदि r आपका पोजीशन ऑफ पार्टिकल है तो ri क्या होगा? इनिशियल पोजीशन। जब t बराबर t था, जब t बराबर t था तो आपका क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। तो आपका r क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन। t बराबर 0 यानी शुरुआत में इनिशियल पोजीशन पे था, t बराबर t यानी बाद में वो फाइनल पोजीशन पे था। चलिए, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैं सबसे पहले इसको इनडेफिनिट करूंगा, फिर इस पे लिमिट लगाऊंगा। अगर मैं इसको इनडेफिनिट करूंगा तो ऐसा दिखेगा, ये इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 व्हिच इज कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से शुरू किया यानी उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है तो वो कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? इनिशियल शुरुआती वेलोसिटी
ये कांस्टेंट होता है। फाइनल वेलोसिटी हर टाइम पे अलग अलग हो सकता है, बट इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सो आपका इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यू विल हैव u इंटीग्रेशन dt प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये पता है, यही तो असम्पशन है, t dt। इंडेफिनिट करो, ये आपका आ जाएगा r, इसमें लिमिट लगाना है, ये आपका u, ये हो जाएगा t, इसमें लिमिट लगाना है, प्लस एक्सेलरेशन ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, इसमें भी लिमिट लगाना है। यहां लिमिट 0 से t, यहां लिमिट 0 से t, यहां लिमिट r इनिशियल से r फाइनल। तो इसको मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूंगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आपने अपना दूसरा काइनेमैटिक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से प्रूफ किया है। इस पर्टिकुलर प्रूफ को मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 बार देखें ताकि एक एक लाइनें समझ में आए। काफी चीजें मैंने बोली भी है ना, जगह नहीं है बोर्ड पे तो लिखवाया नहीं है, बट बोला है, उस चीज को आपने अपने नोट्स पे लिखना है। कुछ कुछ पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, t इक्वल टू 0 इनिशियल है, t इक्वल टू t फाइनल है, v फाइनल वेलोसिटी है, गिवन टाइम t पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने इस वीडियो में बोली है, वो आपको नोट करना है खुद से। अभी के लिए कॉपी करो, पॉज करो। Final part of the chapter, that is proving the last kinematical equation, which is v square equal to u square plus 2as। u v a s क्या है, सब यहां पर लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें शुरुआत हम करेंगे एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv अपॉन dt। परफेक्टली फाइन। बट बॉस, यहां तो इस इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में तो टाइम है ही नहीं, और मेरे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में टाइम है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आई हैव टू डू सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। सी मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये dv को यहां लिखा, ये dt को यहां लिखा। क्या समझ में आ रहा है? मैं कुछ जबरदस्ती का इंसर्ट करने वाला हूं, मैं कुछ जबरदस्ती का इंसर्ट करने वाला हूं, एंड लेट्स सी वो क्या हो सकता है ना। मैंने यहां पर इंसर्ट किया पोजीशन को, तो मैंने यहां लिखा, जबरदस्ती का इंसर्ट किया है dr, यहां इंसर्ट किया dr। बताऊंगा क्यों हो रहा है, ये जस्ट चेन रूल वाला हिसाब चल रहा है, फॉर्मूले को घुमा घुमा कर नया फॉर्मूला बना रहे जो हमारे डायरेक्टली एप्लीकेबल है। तो मैंने क्या किया, सेपरेट किया और dr को इंसर्ट कर दिया। Now you know कि boss v is equal to dr by dt because velocity is rate of change of position। बहुत बढ़िया, इसको ले जाकर यहां इंसर्ट कर दो। Then you have a new formula, a is equal to v dv upon dr। ये याद रखना, एक्सेलरेशन अगर टाइम के टर्म्स में लिखोगे तो dv upon dt, अगर पोजीशन के टर्म्स में एक्सेलरेशन को लिखना चाहते हो तो a is equal to v dv अपॉन dr। ये बहुत काम आएगा काइनेमैटिक्स में, तो ध्यान रखना, ये मैनिपुलेशन बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। रीअरेंज करो, आई हैव v dv इज इक्वल टू a dr। ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dr। लिमिट्स क्या डालूंगा, t इक्वल टू 0 पर आपका u इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू t पर आपका v फाइनल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है। बट अब मुझे लेना होगा assumption, that the assumption is acceleration is constant। So let us assume that acceleration is equal to constant। और यदि acceleration constant है तो इस इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो हमें दिखेगा इंटीग्रेशन v dv is equal to a इंटीग्रेशन dr। इंटीग्रेशन v dv is equal to a इंटीग्रेशन dr। मैंने लिमिट्स हटा दिया है क्योंकि मैं इनडेफिनिट सॉल्व करूंगा, इनडेफिनिट सॉल्व करने के बाद लिमिट वापस लगा दूंगा, यही तो तरीका होता है। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमें दिखेगा ये क्या था, u से लेकर v तक, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहां पर। अच्छा, मैंने एक बहुत ही भारी मिस्टेक की, किसी ने नोट भी नहीं किया। आप देख रहे हो यहां पर मैंने वेरिएबल मेरे पास r है और मैं लिमिट टाइम में लगा रहा हूं, दैट इज हाईली स्टूपिड ऑफ मी।
अगर यहां पर वेरिएबल टाइम होता तो लिमिट टाइम पे लगाता ना, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लिमिट क्या लगाना है, मुझे लिमिट लगाना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ना, आर है तो पोजीशन पे लिमिट लगेगा इनिशियल से फाइनल। तो यहां पर आ जाते हैं, वी हैव आर इनिशियल से आर फाइनल। बढ़िया, इनडेफिनिट करूंगा वी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, फिर लिमिट लगाऊंगा u से v, a यहां पर r आएगा, लिमिट लगाऊंगा r इनिशियल से r फाइनल, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a r फाइनल माइनस r इनिशियल। और मैंने पहले बताया था r फाइनल माइनस r इनिशियल इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। सो आई हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 is equal to a into displacement s. Rearrange and you get v square is equal to u square plus 2as. Beautiful, you got it. ये आपका इक्वेशन था। The underlying condition is that acceleration is constant. और यदि आपका acceleration constant नहीं है तो यानी ये assumption valid नहीं है, तो आप सिर्फ यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो अगर acceleration constant नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा? The formula will be v dv is equal to integration a dr. v dv is equal to integration a dr. ये कब यूज करेंगे? when the acceleration is not constant. जब आपका acceleration constant नहीं होगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, बट मेरे केस में तो acceleration constant है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। आपने देखा कि आपने जो 10th में 3 इक्वेशंस पढ़े थे, वो इक्वेशन का फंडामेंटल ही बेसिक कैलकुलस था। चैप्टर शुरू करते हुए बोल रहा था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी फिजिक्स का फाउंडिंग स्टोन है, ये पिलर्स है। अगर बेसिक कैलकुलस स्ट्रांग है तो फिजिक्स समझ में फटाफट आएगी, कभी दिक्कत नहीं फेस करोगे, राइट? तो इस चैप्टर को स्पेशल एम्फेसिस देना, यही कारण है कि बहुत धीमे धीमे पढ़ाया है। काइनेमैटिक्स की इक्वेशन में डिराइव कर लिया। ये जो आखिरी 3 एप्लीकेशन था ना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, एनी टाइम यू आर कंफर्टेबल विद, जब तक तुम्हारे दिमाग में बैठ ना जाए कि एक एक टर्म का मतलब क्या है, बिकॉज इसी फंडामेंटल पे अगला चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं, विच विल बी काइनेमैटिक्स, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ बेसिक कैलकुलस। अब आप क्या करेंगे? अब आप जो है, जो भी मटेरियल आपके पास मौजूद है, एचसी वर्मा हो, डीसी पांडे हो, बीएम शर्मा हो, जो भी आपके पास मौजूद है, जाएंगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे, एंड अगर डाउट्स है तो डाउट डिस्कशन कंडक्ट होने वाला है, आप उसमें पूछ सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच, बाय।